दोस्तों स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और एसटीईटी को लेकर के जो लगातार रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, पिछले दिनों लगातार मैंने आपको इस बात से अवगत कराया कि लगभग मल्टीपल केसेस जो हैं, पिछले दिनों 3 केसेस के बारे में मैंने आपको बताया था और उसके अलावे भी 1-2 केसेस और जो है वो पटना हाई कोर्ट में बिहार एसटीईटी को लेकर के उसकी रिज़ल्ट के खिलाफ जो है वो केसेस जो है वो दायर किए जा चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए पटना हाई कोर्ट कुछ दिनों के लिए जो है वो बंद होने के कारण उन केसेस की सुनवाई जो है वो अभी नहीं हो पाएगी। लेकिन पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी कई जो है वो केसेस बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग जो है वो हो चुके हैं। तो मुख्य खबर जो है अखबारों में एसटीईटी के लेकर के जो कुछ भी है कल के और आज के अखबारों को लेकर के हम बात करेंगे और बिहार एसटीईटी को लेकर के अन्य भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चाएं इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आपसे यह निवेदन होगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ना छूटे। तो एसटीईटी के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों ने जो हाईकोर्ट में याचिका दी है उसमें यह मुजफ्फरपुर का एडिशन है, आप देख सकते हैं। जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है कि जो विज्ञापन में नहीं रहने के बाद भी निगेटिव मार्किंग का जो बात किया गया है उसको एक आधार बनाया गया है। मुख्य आधार जो है नॉर्मलाइजेशन की बात जो है वो बीच परीक्षा में जोड़ी गई थी, ऐसी बातें इसमें दिया गया है। क्योंकि मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब बीएसईबी ने नोटिफिकेशन जारी करके प्रेस रिलीज जारी करके इस बात को पहले ही कह दिया कि हाँ नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्टों में सभी विषयों में जो 1 से अधिक शिफ्टों में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी उसमें ली जाएगी उसमें की जाएगी। उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि बीच में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया गया, इस बात को लेकर के जो है अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट के शरण में गए हैं। उनका यह मानना है कि एसटीईटी माध्यमिक परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ जो है लगभग सभी विषयों के अभ्यर्थी जो है हाईकोर्ट में केस करने के कारण इनका कहना यही है कि बीच परीक्षा में जो कई चीज़ों को जोड़ा गया जो कि विज्ञापन में नहीं था। और केस करने वाले अभय रंजन जो कि आप परिचित होंगे इनके नाम से, पिछले दिनों जो केस नंबर अलॉट हुआ था उसमें भी मैंने आपको ये दिखाया था। उन्होंने बताया कि एसटीईटी माध्यमिक परीक्षा पहले 28 जनवरी 2020 को ली गई थी, जैसा कि आप लोग सभी परिचित होंगे, जिसको बाद में रद्द कर दिया गया था। और इसके बाद फिर इसी वर्ष यानी कि 2020 में ही सितंबर में इस परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराया गया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण ही परीक्षा को जो है वो ऑनलाइन मोड में कराया गया था। और उन्होंने परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 12 मार्च यानी कि इसी महीने पिछले महीने जो है मार्च के महीने में 2021 को जारी किया गया। और उस रिजल्ट आने के बाद कई लोग जो है वो क्वालिफाई होते हैं और कई लोग जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो जो डिसक्वालीफाई होते हैं उनका यह मानना है कि रिजल्ट में कई गड़बड़ियाँ हैं जिनके खिलाफ हम जो वो लोग जो है पटना हाईकोर्ट गए हैं और परीक्षा के दौरान विज्ञापन निकालकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो नॉर्मलाइजेशन की बात जोड़ दी जो कि नियम के अनुसार नहीं है, यह उनका मानना है। अब इससे कोर्ट कितना संतुष्ट हो पाता है, बीएसईबी का क्या काउंटर होता है, ये तो खैर जुडिशियरी का प्रोसेस है, सुनवाई के दौरान इसके बारे में जानकारियाँ निकल करके आएंगी। लेकिन जो कुछ बातें कि बीच परीक्षा में नियम नहीं बदला जा सकता है तो ऐसा जो है मानना उन पटिशनर का है जिन्होंने इस केस को दायर किया है। इसके अलावा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की बात भी नहीं की गई थी, क्योंकि आपको पता है कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो मार्क्स केवल बढ़ते नहीं हैं, मार्क्स घटते भी हैं। और उसी आधार पर कई लोगों का मार्क्स जो है वो -10, -20, -40 ऐसे मार्क्स भी जो है लोगों के आए हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का इस्तेमाल किया जाना यह एक जो है बिहार एसटीईटी को लेकर के इनके द्वारा यानी कि पिटिशनर के द्वारा जो है वो आधार बनाया गया है इस केस का। और एसटीईटी का रिजल्ट जो है वो कोटिवार जारी नहीं किया गया, यह भी इनका मानना है। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि रिजल्ट जो है वो कोटिवार अभी जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसी कोटि के अनुसार ही रिजल्ट को जो है वो जारी किया गया है। और जो आंसर की जो दिया गया उसमें भी कोई रिस्पॉन्स शीट नहीं दिया गया, इसकी बातें भी इनके द्वारा जो मुख्य आधार जो है जो केस करने का जो आधार है वो यही सब है। लेकिन जब सूचना यानी कि आरटीआई के तहत परीक्षा के रिकॉर्ड को बीएसईबी से मांगा गया तो परीक्षा का रिकॉर्ड भी बीएसईबी के द्वारा नहीं भेजा गया था। आप लोगों को पता है पिछले दिनों भी मैंने इस पर वीडियो क्रिएट किया था और लगभग कई लोगों के द्वारा आरटीआई किया गया, लेकिन किसी का भी जवाब जो है वो बीएसईबी की तरफ से नहीं दिया गया। तो केस करने का यह मुख्य रूप से कई आधार को यहाँ पर जोड़ा गया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिहार एसटीईटी के रिजल्ट पर, देखिए किसी भी मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, हो सकता है आप लोग इससे सहमत हो या हो सकता है आप लोग इससे सहमत ना हो, कि परीक्षा फल आने के बाद की जो परिस्थितियां होती हैं वो परिस्थितियां इतनी आसान नहीं होती हैं कि किसी भी आधार पर अगर इनको बीच में नॉर्मलाइजेशन से आपत्ति थी तो इन्हें बीच में ही ऑब्जेक्शन रेज करना था। ये रिजल्ट का इंतजार करने के रिजल्ट आने के बाद डिसक्वालीफाई होने के बाद की परिस्थितियाँ और क्वालिफाई होने के बाद की परिस्थितियों के अनुरूप अगर कोई मामला आगे बढ़ता है तो वो किसी हद तक सही है या किस हद तक गलत है या आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन जब बीएसईबी ने खुद से
प्रेस रिलीज जारी करके जो है यह बातें स्पष्ट की थी कि क्योंकि परीक्षा का जो स्तर था किसी भी एग्जामिनेशन में जो कि एक से अधिक शिफ्टों में होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू किया जाता है। हालांकि यह बात सही है कि विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की बातें नहीं की गई थी, लेकिन जब बीएसईबी ने प्रेस रिलीज निकाल करके जब पहला एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है मैथमेटिक्स का, उसमें उससे लगता है बीएसईबी को या विभाग को कि नहीं प्रश्नों का स्तर कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे है, तो वो इस बात को प्रेस रिलीज के माध्यम से आम अभ्यर्थियों तक पहुंचा दिया जाता है कि किसी भी प्रकार के अभ्यर्थियों को जो है वो लाभ और हानि नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक ही फंडा होता है कि सभी प्रकार के अभ्यर्थियों को जो है वो सामान्य रूप से यानी कि सामान्य करके किसी को ना लाभ हो किसी को ना हानि हो, ऐसा नॉर्मलाइजेशन के तहत किया जाता है। अब इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को किस मेथड के द्वारा और कैसे पूर्ण किया गया है यह बीएसईबी के माध्यम से बताया जाना चाहिए, यह बताया जाएगा, यह उनका काम है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के ऊपर सवाल उठाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब आगे देख लेते हैं कि कुछ अन्य खबरों की कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जो है वो लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली में देरी होना तय। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिव्यांग आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जिसमें लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इसकी सुनवाई 5 अप्रैल को होनी थी, जो कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण नहीं हो पाई। और कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण प्रारंभिक से लेकर के हाई स्कूल तक लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली जो है उसमें अब देरी होनी तय है, क्योंकि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पर जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई नहीं हो पाई, जिसमें कि आपको 90,000 से ज़्यादा प्रारंभिक के और 30,000 से ज़्यादा हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली का लगभग 2 साल से ये मामला अटका पड़ा है। और विभागीय अधिकारियों के अनुसार कोरोना के कारण बहाली में देरी हो सकती है और इसमें लगभग 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। और शिक्षा विभाग को यह उम्मीद है कि हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई होने के बाद बहाली की प्रक्रिया पर जो स्टे लगा हुआ है, जो रोक लगा हुआ है, वो हट जाएगा। और विभाग ने यह भी कहा कि अयोग्य के भी अभ्यर्थी का नियोजन नहीं हो और इसके लिए फुल प्रूफ जो है वो तैयारी के बाद ही काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। चूँकि आपको पता है कि 90,000 से ज़्यादा प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए अंतिम मेगा सूची लगभग तैयार हो चुकी है और हाईकोर्ट से बहाली पर रोक हटने के बाद काउंसलिंग के लिए कैंप लगाकर जो सफल अभ्यर्थी है उनको नियोजन पत्र दे दिया जाएगा। और संभव है कि एक ही दिन सभी नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग की तिथि भी तय कर दी जाएगी, जो कि खबरें इसमें निकल करके आ रही हैं। क्योंकि दो तीन नियोजन इकाई में एक ही अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सके, इसे रोकने के लिए इस प्रोसेस को जो है वो लागू किया जा सकता है। अब प्रारंभिक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जुलाई 2019 से ही चल रही है, जैसा कि आपको पता है, जबकि हाई स्कूल में बहाली की प्रक्रिया 2018 के अंत से ही चल रही है। तो लगभग 2 साल 3 साल की जो देरी है वो कोर्ट केस के कारण ही हो जाती है। अब कोर्ट केस करने से होता क्या है नहीं होता है ये आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि मामला जो है वो डिले हो ही जाता है। अब देरी होने के पीछे का कारण भी जो है आपको पता है कि NIOS में 18 माह का DLED कोर्स करने वालों को जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल करने का भी मामला कोर्ट में चला गया। निर्णय आने में देरी हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब 18 माह का DLED कोर्स करने वालों को भी जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया, फिर से एक मामला जो है वो DLED प्रशिक्षित को कक्षा 1 से 5 तक की बहाली में प्राथमिकता देने का फंसा। यानी कि कई मामले जो होते हैं वो कोर्ट में जाते हैं, जिसके कारण से पूरी प्रक्रिया जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो केस और कोर्ट केस और बहाली प्रक्रिया इन दोनों का एक ऐसा साथ हो गया। खास करके अगर STET की ही हम बात करें तो जब से नोटिफिकेशन सितंबर 2019 में आता है तब से लेकर के रिजल्ट आने तक की प्रक्रिया को देख ली, इवन रिजल्ट आने के बाद की स्थिति को भी देख ले तो लगातार जो है सारी प्रक्रियाएं केस के कारण जो है वो लंबित होते गई हैं। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन सितंबर में होता है, रिजल्ट मार्च में आता है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं केस का बहुत बड़ा योगदान जो कि था। इसलिए कोर्ट केस के चक्कर में जो आम अभ्यर्थी हैं वो ना पड़े, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ मेहनत का अभ्यर्थियों को होता है और फ़ायदा किसे होता है ये आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। तो 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में जो है 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों की जो बहाली होनी है, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो या विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से, लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है। और 1 से 5 तक की कक्षा के लिए जो है वो 63,951 और कक्षा 6 से 8 के लिए 26,811 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक रिक्ति जो है वो दरभंगा में सबसे अधिक है। ये आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सारी बातें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन मुख्य जो बातें थी कि हाईकोर्ट में STT को लेकर के भी कई केसेस जो है वो दायर हो गए हैं। अगली वीडियो में हम 1 बाय 1 करके चर्चाएं करेंगे फिर से, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के और विज्ञापन में बीच में नॉर्मलाइजेशन की सारी प्रोसेस को जोड़ने को लेकर के ये मामला उठा है। और इस मामले में सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, नज़र बना करके रखेंगे, चूँकि पटना हाईकोर्ट
में हो चाहे किसी भी देश के किसी भी राज्य में हो, कोरोना की स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है जिसके कारण सारी जो प्रोसेस है वो डिले हो चुका है। तो उम्मीद है कि अब यह जो मामला होगा वो तीनों सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो मई के प्रथम सप्ताह में आ जाए, उसके बाद ही इस मामले की सुनवाई होनी जो है वो मुमकिन है। और हमारा जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका एक ही उद्देश्य है कि जल्द से जल्द जो है उन तीनों विषयों का यानी कि संस्कृत का, उर्दू का और विज्ञान का रिजल्ट आ जाए और बाकी जो प्रक्रिया हैं वो जल्द से जल्द आगे बढ़े। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, कोरोना से खुद को भी बचे, लोगों को भी बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।